हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अनाज के किन्हीं 5 भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। अनाज के ऊष्मीय एवं वायुगतिक गुणों का भी वर्णन कीजिए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोला है कि अनाज के कोई भी 5 भौतिक गुण याद रखिएगा, भौतिक गुण पूछा है। अनाज के किन्हीं 5 भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। अनाज के ऊष्मीय एवं वायुगतिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो अनाज के 5 भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं? आकार हो सकता है, रंग हो सकता है, संरचना हो सकती है। ये सब क्या है? सब भौतिक गुण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम 40 लाइक होना चाहिए वीडियो पे। तो अनाज के 5 भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है आकार। तो अनाज के आकार को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के आधार पर मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के अनाजों के आकार अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के अनाज के जो आकार होते हैं अलग अलग होते हैं। सरसों का आकार देखेंगे छोटा रहेगा, और वहीं मटर का आकार देखेंगे बड़ा रहेगा, चने का आकार देखेंगे उससे थोड़ा बड़ा रहेगा। तो यह क्या है कि अनाज का जो आकार होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो अनाज के आकार को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के आधार पर मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के अनाज के आकार अलग अलग होते हैं। अगला है रंग। ठीक है, अगला क्या है? रंग। अनाज का रंग भिन्न हो सकता है। अनाज का जो रंग है वह भी भिन्न हो सकता है, जैसे कि भूरा, सफेद, पीला या लाल। ठीक है, अनाज का रंग भी भिन्न हो सकता है, जैसे भूरा, सफेद या लाल। रंग अनाज के प्रकार और उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, अनाज का जो रंग होता है वह भी भिन्न होता है, मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि भूरा रंग का कोई अनाज होता है, कोई सफेद रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है, या कोई लाल रंग का अनाज होता है। तो अनाज के रंग अनाज के प्रकार और उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है, वो कितना परिपक्व है उस पर निर्भर करता है। जैसे देखेंगे, मटर जो है जब पका नहीं रहता तो हरा रहता है, पकने के बाद सफेद हो जाता है। इसी प्रकार से तो अनाज जो होता है, रंग अनाज के प्रकार उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं, वजन। अगला है भौतिक गुण वजन। तो अनाज का वजन प्रति इकाई आयतन, जैसे कि किलोग्राम या प्रति हेक्टोलीटर में मापा जाता है। वजन अनाज के प्रकार, घनत्व और नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी अनाज में ज्यादा नमी की मात्रा रहेगी तो ज्यादा वजन रहेगा, और अनाज के प्रकार पर और घनत्व पर निर्भर करता है कौन? अनाज का वजन। तो यह था तीसरा भौतिक गुण। अगला है कठोरता। तो अनाज कितना कठोर है? देखें, कुछ अनाज बहुत जो होता है जो बहुत मुलायम होता है, और कुछ अनाज जो होता है बहुत कठोर होता है। तो अनाज की कठोरता को मापने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। कठोरता अनाज के प्रकार और उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं, पृष्ठ बनावट। मतलब जो उसका बाहरी आवरण होता है उसके बारे में बोल रहा है। पृष्ठ बनावट, सेलवार बोल सकते हैं हम लोग बायोलॉजी की भाषा में। तो अनाज की सतह चिकनी, खुरदुरी या दानेदार हो सकती है। अनाज की जो सतह होती है वो चिकनी हो सकती है, खुरदुरी हो सकती है, दानेदार हो सकती है। सतह जो होता है अनाज का, वह अनाज के प्रकार और उसकी प्रसंस्करण विधि पर निर्भर करता है, या आप उसका प्रसंस्करण कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह था अनाज के 5 भौतिक गुण। अब इनके देखेंगे अनाज की ऊष्मीय एवं वायुगतिक गुणों। ठीक है, अनाज के ऊष्मीय एवं वायुगतिक गुण। सबसे पहले देखेंगे ऊष्मीय गुण, अनाज के ऊष्मीय गुण। जिसमें पहला है तापीय चालकता। तो अनाज की तापीय चालकता कम होती है, जिसका अर्थ है कि ये गर्मी का संचालन धीरे धीरे करते हैं। यह अनाज को भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, यह जो होता है ऊष्मीय गुण, यह अनाज को भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त बनाता है। अगला है विशिष्ट ऊष्मा। तो अनाज की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। अनाज की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह क्या होती है? उच्च होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें गर्म या ठंडा करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिएगा, एक पॉइंट समझते चलिएगा, फिर से देखिएगा। पहला है ऊष्मीय गुण। ऊष्मीय गुण में पहला पॉइंट है तापीय चालकता। तो अनाज जो होता है इसकी तापीय चालकता कम होती है, जिसका अर्थ होता है कि यह गर्मी का संचालन धीरे धीरे करते हैं। यह अनाज को भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट ऊष्मा। तो अनाज की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें गर्म या ठंडा करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है आर्द्रता। तो अनाज में नमी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। उच्च नमी वाले अनाज को जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। जिस अनाज में नमी ज्यादा होती है उसको जल्दी से खराब होने की संभावना होती है। अगला है वायुगतिक गुण।
तो हम लोगों ने देखा उसमें गुण। अब देखेंगे वायुगतिक गुण, जिसमें पहला प्रवाह दर। तो अनाज की जो प्रवाह दर होती है वह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अनाज के प्रकार पर, अनाज के आकार पर और वजन पर। अनाज की प्रवाह दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, अनाज का प्रकार, आकार और वजन पर। अगला है घर्षण गुणांक। तो अनाज का घर्षण गुणांक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि वे कितनी आसानी से सतहों पर स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, अनाज का जो घर्षण गुणांक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यह निर्धारित करता है कि वे कितनी आसानी से सतह पर स्लाइड कर सकते हैं। अगला वायु प्रतिरोध। तो अनाज का वायु प्रतिरोध महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह निर्धारित करता है कि वे हवा में कितनी आसानी से गति करता है। तो यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन है, चावल के पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। चावल का जो पोस्ट हार्वेस्ट किया जाता है उस तकनीक टेक्नोलॉजी के प्रमुख जो समस्याएं हैं उनका वर्णन करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चावल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। चावल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। फसल की कटाई के बाद चावल के भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार में बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं आती हैं जो चावल की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करती हैं, जिसमें पहला प्रमुख समस्या है कटाई और धुलाई के दौरान नुकसान। ठीक है, जब कटाई के बाद चावल को धुलाई होती है, धो के दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो उस समय क्या नुकसान होता है? पहला होता है यांत्रिक क्षति। तो कटाई, ढुलाई और भंडारण के दौरान चावल के दाने को यांत्रिक क्षति हो सकती है। अगला जैविक क्षति। तो कीट, बीमारियां और सूक्ष्मजीव चावल को जैविक क्षति पहुंचा सकते हैं। कीट, बीमारी और सूक्ष्मजीव होते हैं चावल को जैविक क्षति पहुंचा सकते हैं। अगला है रासायनिक क्षति। तो कीटनाशकों और उर्वरकों के अवशेष चावल को रासायनिक क्षति पहुंचा सकते हैं। अगला है भंडारण के दौरान नुकसान। ठीक है, भंडारण के दौरान नुकसान। तो नमी, उच्च नमी चावल को खराब कर सकती है और फफूंदी का कारण बन सकती है। यदि चावल के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो उस फसल को खराब कर सकती है और फफूंदी का कारण बन सकती है। अगला है तापमान। तो उच्च तापमान चावल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और कीट और बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, जो चावल का तापमान होता है, उच्च तापमान यदि रहेगा तो गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है और कीटों और बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। आगे देखते हैं। हवा। तो हवा की कमी चावल को खराब कर सकती है और गंध पैदा कर सकती है। तो ये थे चावल के पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याएं। और इसके प्रसंस्करण के दौरान नुकसान देखेंगे आगे। अभी और भी है प्रसंस्करण के दौरान नुकसान। तो चावल मिलिंग के दौरान चावल के दानों को यांत्रिक क्षति हो सकती है। जब चावल का मिलिंग होता है तो उस टाइम क्या होता है, चावल के दानों को यांत्रिक क्षति हो जाती है। अगला है पॉलिशिंग। चावल की पॉलिशिंग पोषक तत्वों को हटा सकती है और चावल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अगला है बाजार नुकसान। तो अनुचित पैकेजिंग चावल को यांत्रिक क्षति पहुंचा सकता है और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। और अनुचित भंडारण भी, अनुचित तरीके से स्टोर करने से चावल और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे बेहतर कटाई और ढुलाई तकनीकों का विकास और कार्यान्वयन, यांत्रिक क्षति को कम करने के लिए उन्नत कटाई और ढुलाई उपकरणों का उपयोग, जैविक क्षति को कम करने के लिए कीट नियंत्रण और रोग प्रबंधन जैसे तकनीकों का उपयोग, रासायनिक क्षति को कम करने के लिए जैविक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते दूसरा क्वेश्चन बच्चे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग सुन लीजिए। आप लोग लेक्चर 4, ठीक है, लेक्चर 4 और लेक्चर 6, सॉरी लेक्चर 5 और 6 जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर 5वां और 6वां जरूर देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन फंसेगा आज के एग्जाम में, याद रखिएगा। लेक्चर 5 और लेक्चर 6 आप लोग देख लीजिएगा। मैं नहीं बताया क्योंकि उस वीडियो मैंने उसको अच्छे से बताया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके लिए फिर आज मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। आप लोग लेक्चर 5 और लेक्चर 6 जाकर देख लीजिएगा। तो देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। पारंपरिक व कम लागत वाले ग्रीन हाउस निर्माण सामग्री का वर्णन कीजिए। तो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल एंड लो कास्ट ग्रीन हाउस निर्माण जब आप करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो क्या क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल की, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे सामग्री। तो ग्रीन हाउस निर्माण में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक और कम लागत वाली सामग्री में शामिल है, पहला है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी। तो लकड़ी एक प्राकृतिक और टिकाऊ सामग्री है जो ग्रीन हाउस के लिए एक मजबूत फ्रेम प्रदान करती है। लकड़ी प्राकृतिक और टिकाऊ सामग्री होती है जो ग्रीन हाउस के लिए एक मजबूत फ्रेम प्रदान करती है। लकड़ी विभिन्न आकारों और प्रकारों उपलब्ध होती है जो विभिन्न ग्रीन हाउस डिजाइनों के लिए उपयुक्त होता है। अगला है लकड़ी अपेक्षाकृत सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली होती है। लकड़ी होती है वह आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है। आगे देखते हैं बांस।
तो बांस एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो ग्रीन हाउस के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री प्रदान करता है। बांस लकड़ी की तुलना में हल्का और अधिक लचीला होता है, जो इसे छोटे ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त बनाता है। बांस भी अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है। बांस देखेंगे लगभग सभी जगहों पर मिल जाता है। आगे देखते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक हल्की और टिकाऊ सामग्री है जो ग्रीन हाउस के लिए एक सस्ता और आसानी से इकट्ठा फ्रेम प्रदान करती है। प्लास्टिक विभिन्न रंगों और प्रकारों में उपलब्ध होती है जो विभिन्न ग्रीन हाउस डिजाइनों के लिए उपयुक्त होती है। प्लास्टिक टिकाऊ नहीं होती और समय के साथ खराब हो सकती है। आगे धातु। तो धातु ग्रीन हाउस के लिए एक मजबूत और टिकाऊ फ्रेम प्रदान करता है। तो धातु विभिन्न आकारों और प्रकारों में उपलब्ध होता है जो विभिन्न ग्रीन हाउस डिजाइनों के लिए उपयुक्त होता है। धातु महंगा हो सकता है और इसमें जंग भी लग सकता है। बात यहाँ पर लोहे की और याद रखिएगा। मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग ग्रीन हाउस की दीवारों और छत को बनाने के लिए किया जा सकता है। मिट्टी एक प्राकृतिक और टिकाऊ सामग्री है जो ग्रीन हाउस के अंदर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में मदद करती है। मिट्टी का निर्माण समय लेने वाला और श्रम साध्य हो सकता है, मतलब अधिक समय लेने वाला, मेहनत वाला हो सकता है। अगला है पुआल। तो पुआल आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा भी होगा। पुआल मतलब जब धान होता है, धान उसकी कटाई हो जाती है, जो चावल के नीचे का पौधा बचता है उसको बोलते हैं पुआल। तो पुआल ग्रीन हाउस की दीवार और छत को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुआल और सस्ता एक आसानी से उपलब्ध होने वाला सामग्री होता है जो ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संरक्षित कृषि से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आगे विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम है, इसके बारे में पूछा। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसे संरक्षित खेती भी बोला जाता है हिंदी में, कृषि का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। क्या है? कृषि का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है जिसमें पौधे को प्रतिकूल मौसम और जलवायु से बचाकर उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। जैसा कि आप लोगों ने, मैंने ग्रीन हाउस का पढ़ाया था, बताया था कि वहां पर पौधे को जिस प्रकार की जलवायु चाहिए उस प्रकार की जलवायु दी जाती है। तो ग्रीन हाउस किसके अंडर में आता है? तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर में ही आता है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को संरक्षित खेती भी कहा जाता है, मतलब संरक्षण करने वाला खेती। यह कृषि का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है जिसमें पौधे को प्रतिकूल मौसम और जलवायु से बचाकर उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। यह तकनीकी किसानों को साल भर फसल उगाने, पैदावार और गुणवत्ता में सुधार और पानी और उर्वरक की बचत करने में मदद करता है। यह जो तकनीक होता है वह किसानों को साल भर फसल उगाने के लिए पैदावार और गुणवत्ता में सुधार और पानी और उर्वरक की बचत करने में मदद करती है। ठीक है, तो यह था संरक्षित खेती के बारे में। संरक्षित खेती होती है क्या, याद रखिएगा। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आप लोगों ने देख लिया। ये पूछ लेता है सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या होता है कि अब साइड बिजनेस बोल सकते हैं इसको। जैसे हम लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, इस प्रकार से मुर्गी पालन और भी जो भी काम वो कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एग्रीकल्चर, सहायक कृषि। ठीक है, सहायक कृषि मतलब यह तो खेती में लोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ उससे हमें लाभ प्राप्त हो, इसके लिए वह खेती की जाती है, इसके लिए उसको बोला जाता है सेकेंडरी एग्रीकल्चर, सहायक कृषि। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं इसका कुछ मुख्य लाभ। तो संरक्षित खेती से मुख्य लाभ, पहला अधिक पैदावार। तो पौधे को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करके संरक्षित खेती से 2 से 3 गुना अधिक पैदावार प्राप्त किया जा सकता है। इस लाभ को आप लोग ग्रीन हाउस में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है बेहतर गुणवत्ता। तो प्रतिकूल मौसम और कीटों से बचाव के कारण संरक्षित खेती में फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है। अगला है साल भर खेती। तो संरक्षित खेती में किसान साल भर फसल उगा सकते हैं जो उन्हें अधिक आय प्रदान करता है। अगला है पानी और उर्वरक की बचत। तो संरक्षित खेती में पानी और उर्वरक का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है जिससे इनकी बचत होती है। अगला है जलवायु परिवर्तन का सामना। तो संरक्षित खेती में किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचने में मदद मिलती है। अगला है संरक्षित खेती के प्रकार। तो संरक्षित खेती भी 2-3 प्रकार की होती है। पहला होता है पॉली हाउस। तो पॉली हाउस एक संरचना होती है जो प्लास्टिक की चादर से ढकी होती है। यह तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा ही है। पॉली हाउस एक संरचना होती है जो प्लास्टिक की चादर से ढकी होती है। यह तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करने में मदद करती है। आगे देखते हैं। अगला नेट हाउस। तो नेट हाउस एक संरचना है जो जाली से ढकी होती है। यह कीटों और पक्षियों से फसल को बचाता है। ठीक है, नेट हाउस जो होता है यह जाली से ढकी होती है, यह कीट और पक्षियों से फसलों को बचाता है। अगला है लो टनल। तो लो टनल एक छोटी संरचना होती है जो प्लास्टिक की चादर से ढकी होती है। यह ठंड से पौधों को बचाता है। और एक होता है हाई टनल। तो हाई टनल एक बड़ी संरचना होती है जो प्लास्टिक की चादर से ढकी होती है। यह तापमान, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यह था संरक्षित खेती। तो संरक्षित खेती के बारे में, भारत में संरक्षित खेती का भारत में क्या उपयोग है इसको भी देखते हैं। तो भारत में संरक्षित खेती जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, सरकार भी किसानों को संरक्षित खेती के अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं ला रही है और सब्सिडी भी प्रदान कर रही है किसानों को। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, अनाज सुखाने की विधियां बताइए। तो कई बार पूछता है अनाज सुखाने की चालक शुष्कन विधि का वर्णन कीजिए, समवहन शुष्कन विधि का, विकर्ण शुष्कन विधि का वर्णन कीजिए। तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को बताएंगे तीनों के बारे में। पहला अनाज सुखाने की विधियां बताइए। तो ऊष्मा हस्तांतरण के अनुसार सुखाने के तरीकों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, ऊष्मा हस्तांतरण के अनुसार है या अनाज सुखाने की विधियां। पहला चालक शुष्कन, दूसरा समवहन शुष्कन, तीसरा विकर्ण शुष्कन। चालक शुष्कन क्या होता है, समवहन शुष्कन क्या होता है, विकर्ण शुष्कन क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे। तो पहला चालक शुष्कन, जब सुखाने के लिए ऊष्मा मुख्य रूप से चालन द्वारा गीले ठोस सतह में स्थानांतरित की जाती है, तो इसी घटना को चालन या संपर्क शुष्कन के रूप में जाना जाता है। जब सुखाने के लिए ऊष्मा मुख्य रूप से चालन द्वारा गीले ठोस सतह में स्थानांतरित की जाती है, तो इस घटना को चालन शुष्कन, संपर्क शुष्कन के रूप में जाना जाता है। इस विधि में चालक ऊष्मा हस्तांतरण का प्रमुख साधन होता है। इस विधि में जो चालन होता है वह ऊष्मा हस्तांतरण का प्रमुख साधन होता है। अगला है संवहन शुष्कन, बार बार पूछ लेता है संवहन शुष्कन। तो संवहन शुष्कन में गीला ठोस के संपर्क में सुखाने वाले एजेंट या गर्म गैसों का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा की आपूर्ति करने के लिए हवा और वाष्पीकृत नमी को दूर करने के लिए ऊष्मा को गीले ठोस में स्थानांतरित किया जाता है। और अगला है विकिरण शुष्कन। तो विकिरण शुष्कन सूर्य और उसकी मूल ऊर्जा के अवशोषण पर आधारित होती है, ठीक है। अनाज द्वारा ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तन करना विकिरण शुष्कन का उदाहरण है। विकिरण शुष्कन में विशेष इंफ्रारेड विकिरण की सहायता से भी पूरा किया जा सकता है। विकिरण शुष्कन में विशेष इंफ्रारेड विकिरण की सहायता से अनाज को सुखाया जाता है। तो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख ही चुके होंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो में कम से कम 40 लाइक होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग को अगले सब्जेक्ट का वीडियो दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।